चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग आज डील करेंगे वो है भोसले वंश। ठीक है, भोसले वंश में हमको पूरा पढ़ना नहीं है, बेसिकली हमको उतने लोगों की जानकारी होनी चाहिए जिन लोग का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ से। दरवाजा अच्छे से लगा देते सर, समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बात। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के चरण, फेजेस ऑफ मराठा रूल इन छत्तीसगढ़। और तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उन चरणों को एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक बात। तो सबसे पहले क्या किया जाए, वंश। अब एक बात बताओ, ये जो वंश है इसमें से एक राजा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं, हाँ कि ना? रघु जी। ठीक है, रघु जी ध्यान रखना, कालक्रम 1727 से लिखना 1755 ईस्वी। ठीक है, वैसे तो इसे लिखने की जरूरत विशेष रूप से है नहीं, कारण यह है कि आपको सिर्फ लोगों के नाम कनेक्ट होने चाहिए जिनका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर होगा, इसलिए ये बता रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ कौन कहां से कब आया इतना याद रख लोगे तो काफी है। बाकी जिन लोग के पास ऑनलाइन एक्सेस है उनको तो ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल ही जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो रघु जी थे ना, इनके 4 बेटे हुए। कितने बेटे? 4 बेटे। क्या क्या नाम था? तो मुधोजी, क्या नाम था पहले का? मुधोजी। दूसरे बेटे का नाम था बिंबाजी। क्या नाम था? बिंबाजी। फिर ये जो बेटे थे इनका नाम था जानू जी। क्या नाम था? और ये थे अपने सबाजी। क्या नाम था इनका चौथे का? तो रघु जी प्रथम। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा हूं, मतलब क्या है ये? प्रथम। रघु जी प्रथम के 4 लड़के, क्या क्या नाम? मुधोजी, बिंबाजी, जानू जी और सबाजी। अब बेसिक स्टोरी ये चलती है कि 4 तो राजा बन नहीं सकते। देखें, राजा बनेगा कोई एक। रघु जी कहां के राजा थे? नागपुर क्षेत्र था इनका, याद है कि नहीं है? मतलब जो राजा बनेगा वो कहां बैठ जाएगा? नागपुर बैठ जाएगा, हाँ कि ना? इनमें सबसे बड़ा जो था ना उम्र में, वो कौन था? जानू जी। समझते जाना। लेकिन एक कहानी थी, कहानी ये थी कि मुधो जी और बिंबाजी, ये दोनों लड़के बड़ी रानी से थे। किससे थे? ठीक है, जानू जी और सबाजी ये दोनों लड़के थे किससे? छोटी रानी से। समझ गए नहीं समझ गए? तो मुधो जी ये बोलते हैं, चूंकि बड़ी रानी से बड़ा बेटा मैं हूं, तो बड़ी रानी का बड़ा बेटा ये था, बिंबाजी सेकंड नंबर वाला था। लेकिन चारों बड़ा कौन था? जानू जी। तो मुधो जी ये कहता था कि भाई मैं बड़ी रानी बड़ा बेटा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? समझे नहीं समझे? लेकिन रघु जी प्रथम जो है वो चाहते थे कि कौन बने राजा? जानू जी बने। समझ रहे हैं? तो रघु जी प्रथम चाहते थे राजा कौन बने? जानू जी। क्लैरिटी आई इतनी? मतलब सीधा सी बात है, झगड़ा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है और दूसरा जो व्यक्ति है उसको क्या है? पिता का संरक्षण प्राप्त है। पिता बोल रहे हैं बनना है और ये व्यक्ति का मन में है बनना। समझ गए कि नहीं समझ गए?
अब जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो कोई समस्या हो भी नहीं करी, क्योंकि पिता ही है राजा तो। लेकिन पिता बाद की क्या घटना रही, तो जानू जी और मुधो जी के बीच में ठन गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ठन गई पता है? क्योंकि इनके जो पिता थे उन्होंने बंटवारा किया था जिसमें जानू जी को मिला नागपुर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मिला? नागपुर। सबा जी को मिला बरार। क्या मिला? बरार। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र का क्षेत्र, पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र बरार मिला उसको। ठीक है। उसके बाद मुधो जी जो थे, मुधो जी को क्या दिया इन्होंने, तो इन्होंने महाराष्ट्र का चांदा क्षेत्र दे दिया। कौन सा क्षेत्र दे दिया? चांदा। और बिंबा जी क्या दे दिया? छत्तीसगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? तो रघुजी प्रथम का बंटवारा यूं था कि पुत्र जानू जी नागपुर का राजा बनेगा, सबा जी को बरार मिलेगा, मुधो जी को मिलेगा चांदा और बिंबा जी पाएगा छत्तीसगढ़। क्लियर है कि नहीं है? अब चूंकि नागपुर राजधानी थी तो जो नागपुर का राजा बन के बैठता सर्वशक्तिशाली होता, वो सबसे ज्यादा शक्ति होती कि नहीं होती? इसीलिए जानू जी जिसे मिला था नागपुर और मुधो जी जो नागपुर चाहता था, दोनों बीच में झगड़ा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब पारिवारिक जब झगड़ा होता है किस चीज का, हिस्सा बंटवारा का, कहां जाता है? सबसे पहले पंचायत, नहीं तो बड़े बुजुर्ग, नहीं तो कोर्ट। हाँ कि ना? तो इस समय इनके बड़े बुजुर्ग कौन थे? पेशवा। मामला पहुंचा किसके पास? पेशवा। अब पेशवा बोले देखो ऐसा है कुल मिला के कि रघुजी प्रथम जो है वो असल में जो लिख के दे दिए हैं वही अंतिम है करके। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? वही अंतिम है इन्होंने कह दिया। तब झक मार के सब के सब लोग क्या किए फिर, चलो ठीक है मान लेते हैं बात। काहे? पेशवा शक्तिशाली था, तो पेशवा जब शक्तिशाली रहेगा तो इन लोग के ऊपर दबाव नहीं बनेगा बात मानने का, और पेशवा शक्तिशाली नहीं रहेगा इन लोग से तो इन लोग का दबाव बनेगा क्या मानने का? नहीं बनेगा। दबाव बना, मान लिए बात को। अब जब मान लिए तो क्या कहानी हुई? मुधो जी चांदा चल दिए, बिंबा जी छत्तीसगढ़, जानू जी नागपुर रहे, सबा जी बरार। समझे नहीं समझे? तो 1755 से लेकर ये हिस्सा बंटवारा का कहानी चालू हुआ और चला कब तक? 1757 तक। तो फाइनली 1757 में जब बिंबा जी को ये लग गया कि अब कोई जुगाड़ नहीं हो सकता, बंटवारा फाइनल है, तब फिर वे छत्तीसगढ़ आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग मराठा इतिहास को पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि बिंबा जी छत्तीसगढ़ मिला, बिंबा जी आ गए। ऐसा खुशी खुशी नहीं हुआ था। बिंबा जी की इच्छा नहीं था छत्तीसगढ़ आने का। क्यों? उनको तो महाराष्ट्र से दूर भेजा जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? घोर जंगली क्षेत्र में। वो तो जब आते हैं छत्तीसगढ़ ना, तो आने के कुछ महीने बाद यहाँ चिट्ठी लिखते हैं नागपुर। उसमें क्या लिखे रहते हैं पता है? हम तो वनवास में हैं। वनवास में होने क्या अर्थ है? वन में रहना। समझ में आया? तो टोटल स्टोरी का क्रक्स ये है कि बिंबा जी की इच्छा नहीं था। ये 2 साल 55 से लेकर 57 तक जो झगड़ा चला, उस झगड़े में बिंबा जी स्वयं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ ना मिले, कुछ दूसरा मिले करके। बट आखिरी में हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। 57 में बिंबा जी को छत्तीसगढ़ क्या करा? आना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? और इन्होंने 87, कितना साल हो गया? 57 से 87, 30। हाँ कि ना? छत्तीसगढ़ में शासन किया। यही छत्तीसगढ़ में कहलाया क्या? मराठों का प्रत्यक्ष शासन। क्या कहलाया ये? मराठों का प्रत्यक्ष शासन। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात? तो मराठा शासन के चरणों में पहला चरण था मराठों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में छत्तीसगढ़ पे क्या करना? शासन करना, जो कि बिंबा जी के द्वारा 1757 से 1787 तक किया गया। ठीक है कि नहीं?
अब एक जनरेशन की बात हो गई, अब हम किस पे आते हैं, अगले जनरेशन। अब अगले जनरेशन का क्या कहानी है देखना अच्छे से। अगले जनरेशन का कहानी ये है कि मुधो जी के 3 लड़के होते हैं। कितने? 3। अब मुधो जी के 3 लड़के, कौन कौन 3 लड़के? तो पहले का नाम रखा उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे, रघुजी द्वितीय। समझे कि नहीं समझे? दूसरे का व्यंकोजी, क्या नाम रखा? और तीसरे बेटे का नाम रखा क्या? चिमड़ा जी। क्या नाम रखा? तो मुधो जी 3 बेटे, रघुजी द्वितीय, व्यंकोजी, चिमड़ा जी। समझ गया कि नहीं समझ गए? हुआ यहां तक? अब ध्यान रखना, बिंबा जी की 3 रानियां। क्या क्या नाम? उमाबाई, नाम सुने कि नहीं समय? रमाबाई, सुने हैं नाम? ठीक है, हेलो, है साउंड? चलो ठीक। तो मैं आपको क्या बता रहा था, उमाबाई, रमाबाई और आनंदीबाई। समझे कि नहीं समझे? 3 रानी किसकी? बिंबाजी। समझ गए? उमा, रमा, आनंदी। लेकिन तीनों रानी से कोई औलाद नहीं। तीनों रानी से अब समस्या देखते जाना, क्या समस्या है? तो उमाबाई जो है ये क्या हो गई? सती हो गई। क्या हो गई ये? सती प्रथा का पता चल गया, बहुपत्नीवाद का पता चल गया। अरे 3 जन पत्नी है ना, अब बका जाते हो यार तुम लोग। रमाबाई बोलते हैं जंगल चल दी। कहाँ चल दी? संन्यास ले ली। आनंदीबाई बहुत महत्वाकांक्षी, इनके अंदर महत्वाकांक्षा थी कि ये जो हैं ये बने क्या? राजमाता शिवगामी देवी। मतलब टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ये रखें। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आनंदीबाई है ये क्या करती है, अपने भतीजे जिनका नाम क्या था? चिमड़ा जी। क्या नाम था? चिमड़ा जी को उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। यहां नहीं है ना कोई, तो किसको घोषित कर दी? चिमड़ा जी उत्तराधिकारी है। स्टोरी यहां तक समझे? अब आगे बढ़ाता हूं। इसके लड़का देख लिए, इसका कोई लड़का नहीं हुआ। ठीक है, ये बरार वाला राजा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ी बरार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बरार पीएससी की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना? ठीक है। दूसरा, नागपुर। अब यहां पे किस्मत का खेल। किस्मत का खेल क्या हुआ कि जानू जी का कोई औलाद नहीं। तब इसने क्या किया, अपने ही भाई मुधो जी बेटे रघुजी द्वितीय क्या ले लिया? गोद। क्या ले लिया? रघुजी द्वितीय को गोद ले लिया। तो नागपुर का राजा कौन बन गया? मुधो जी बेटा। बनना चाहता था मुधो जी, नहीं मिला, बेटा बन गया। समझ रहे हो नहीं? या तो पूरा समझना या पूरा मत समझना, बीच का समझोगे कोई मतलब नहीं है। हुआ यहां तक? अब कहानी देखना, भारी मजेदार कहानी। आपके जीवन में कोई ना एक बहुत धूर्त इंसान होगा जिसको देख के आपके मन में घृणा और गुस्से दोनों भावना एक साथ आती होगी, है कि नहीं? है ना? महाधूर्त। उससे अगर 100 गुना सोच लो तो ये धूर्त था। ये
समझ में आया? इसके दिमाग में चल रहा था कि कैसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मैं कब्जा कर लूं। समझ में आया? क्या चला था इसके दिमाग में? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मैं कब्जा कर लूं। क्यों? क्योंकि हुआ ये था, बिंबा जी को जब छत्तीसगढ़ भेजा गया तो बिंबा जी को नागपुर के राजा के सहयोगी के रूप में भेजा गया था। किस रूप में? लेकिन ये जाकर अपना स्वतंत्र शासन चालू कर दिया। तो नागपुर का जो राजा है उसके मन में क्या डर आ जाएगा? ये स्वतंत्र था, इसका उत्तराधिकारी भी स्वतंत्र रहेगा, तो कल के लोग क्या हो जाएंगे? रायपुर शाखा अलग से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन ये तो लोभी आदमी था, इसके मन में लोभ बसा था। इसको छत्तीसगढ़ नहीं चाहिए था, छत्तीसगढ़ से नोट चाहिए था। क्या चाहिए था? नोट। अब नोट जो है वो कैसे मिले तो मैं बताता हूं तुम लोग को। ये भाई साहब उत्तराधिकारी जो चिमड़ा जी इसका सग्गा भाई था, समझ में आया ना, इसको मरवा देता है। इसको क्या कर दिया? मरवा दिया। ऐसा कहते हैं कि रघु जी द्वितीय जो है उसने तंत्र साधना करा दी। क्या करा दी? तंत्र साधना। और तंत्र साधना करने के बाद ये आदमी अगले दिन सुबह मरा हुआ मिला। तो चिमड़ा जी उत्तराधिकारी घोषित होने के 7 से 8 महीने के बाद मरा पड़ा मिला। समझ गए? तो बोले तंत्र करवा के मरवाया है। तो इसकी क्या हो गई? क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो मृत्यु हो गई जी इसकी। छत्तीसगढ़ का सीट फिर खाली है। अब ये भाई साहब हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने की इच्छा रखता था कि नहीं? ये भाई साहब छत्तीसगढ़ का अगला जो उत्तराधिकारी बनाता है, किसको बना देता है? अपने दूसरे भाई व्यंको जी। समझ में आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ का बिंबा जी के बाद प्रथम उत्तराधिकारी चिमड़ा जी जिसकी मृत्यु हुई, दूसरा उत्तराधिकारी व्यंको जी। व्यंको जी का कालक्रम याद रखना 1789 से लेके 1815। 1789 से लेके 1815। अब जैसे ही व्यंको जी को उत्तराधिकारी घोषित करता है, तत्काल इन तीनों की मम्मी जो है वो डर जाती है। बोले उत्तराधिकार के चक्कर में एक बेटा मर गया है, अब दूसरे को उत्तराधिकारी बना दो, कल को इससे टेंशन होगा, इसको मरवा देगा, धूर्त तो है वो, हाँ कि ना? तो तत्काल बोलती है बेटा तू ना छोड़े सब तमाशा, तू चल मेरे साथ। तो व्यंको जी उत्तराधिकारी घोषित हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तत्काल उसकी माता उसको अपने साथ कहां ले गई? कटक। कहां ले गई? उड़ीसा। 1815 तक, मतलब 15 और 11 26 साल, हाँ कि ना? 26 साल में व्यंको जी छत्तीसगढ़ कितने बार आए पता है? 3 बार। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी माता इसको छत्तीसगढ़ से दूर रखती थी। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में घुसा, रघु जी द्वितीय टेंशन हुआ, मरवा देगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी बार 1811 में आए थे, लास्ट कितने में आए थे? 1800, और यहां से गए वाराणसी, और वाराणसी में मर गए। कौन? व्यंको जी। समझे कि नहीं समझे? हुआ यहां तक? समझ पा रहे हो ना? ज्ञान चक्षु खुल रहे नहीं खुल रहे हैं? ठीक। कहां मृत्यु है? वाराणसी में मृत्यु हो गई भैया। अब देखना और आगे कहानी। इतना मजा आएगा नहीं लोग का कहानी सुनने में। आप लोग को अतरंगी अतरंगी लोग हैं भाई, क्या कर देते हैं। अरे सीधा बैठो, क्लास में कैसे कर रहे हो? चप्पू चला रहे हो पैर से। चलो अब समझो। अब आगे कहानी ये होती है कि जब व्यंको जी छत्तीसगढ़ आए ही नहीं तो छत्तीसगढ़ का शासन कैसे चला? समझे कि नहीं समझे? तो यहां से ना 2 बात मेरा सुन लेना, जो बोलूंगा याद रखना, वो याद रखना, जो कान से निकाल दो वो कान से निकाल देना। परीक्षा में आएगा तो ये याद रखना कि व्यंको जी खुद छत्तीसगढ़ नहीं आए, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सौंप दिया सूबेदारों को। किनको सौंप दिया? सूबेदार। सूबेदार कौन होता था? तो सूबेदार वह व्यक्ति होता था जो कि सर्वाधिक राजस्व देने की बोली लगाता था। बोला कि मैं छत्तीसगढ़ से आपको 1 साल का 1 लाख दूंगा, मेरे एक सूबेदार बना दो। बाकी सब लोग से पूछे, कोई 1 लाख नहीं बोला।
1 लाख वाले क्या बोल दिए, जा से तू सूबेदार, तो वो छत्तीसगढ़ से 1 लाख देगा। ये व्यवस्था थी सूबेदारी, मतलब बोली लगाकर सूबेदार नियुक्त होता था, किसी प्रकार के टैलेंट वैलेंट का कोई जरूरत, कोई जगह नहीं। अब सूबेदार क्या करेगा, उसको मराठों के 1 लाख देना है तो क्या वो 1 लाख लेगा, नहीं रे बाबा, वो 2 लाख लेगा, 3 लाख लेगा, जिसमें से 1 लाख मराठों को देगा, बाकी पैसा खुद धरेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जनहित की उपेक्षा होगी, लोगों को शोषण होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये व्यवस्था थी सूबेदारी। क्लियर है कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ में क्या चालू हो गई, अगली व्यवस्था, सूबा शासन। अब ना जो बात याद रखने की थी मैंने बता दी, फैक्ट के तौर पर आएगा। अब सच्चाई सुन लो, जिसे दिमाग में मत रखना, कान से सुन के निकाल देना। सूबा शासन जो है ना छत्तीसगढ़ में चालू होता है 1788 से, मतलब मरने के 1 साल बाद से। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात, ये चलता कब तक है, 1818। कब तक चले गए कहानी, 1818 तक। अब मुझे एक बात बताओ, व्यंको जी खुद ही छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी 89 में नियुक्त हुए हैं, तो सूबा व्यवस्था कैसे 1 साल पहले से चालू हो गई? तो असल में बताऊं, सच्चाई ये है कि व्यंको जी की नियुक्ति से पहले ही ये व्यक्ति रघुजी द्वितीय महिपत राव दिनकर को सूबेदार बना भेज दिया था। मतलब वास्तविकता ये है कि सूबा व्यवस्था चालू इसने कर दी थी, रघुजी द्वितीय ने, लेकिन व्यंको जी खुद नहीं आए तो खुद सूबेदार बनते रहे। समझे कि नहीं समझे? ये वास्तविकता है। ये क्या है? वास्तविकता। परीक्षा में पूछे सूबा शासन, व्यंको जी लगा काना। ठीक है, ठीक, समझे? यहां तक कहां तक पहुंच गए हो? छत्तीसगढ़ में व्यंको जी हैं और सूबा शासन चालू है। ठीक है कि नहीं है? अब और ध्यान रखना, तो यहां पर कौन व्यक्ति, व्यंको जी, हाकिना, और यहां पर रघुजी द्वितीय। कोई समस्या? अप्रोक्सीमेटली रघुजी द्वितीय का शासनकाल भी 1815-16 के आसपास तक चला। समझ गए कि नहीं समझ गए? 1816 ज्यादा सही है। एक सेकेंड, हाँ, दोनों में 1816 लिख दिया हूं, सामने वाला 1788 है, लगभग 1816 मान लो। ठीक है, व्यंको जी का क्या बताया, 1789, और 1789 से मैंने क्या कहा, कब तक चला है ये, 1815। हाँ की ना? मतलब दोनों डेथ लगभग एक साथ हुआ है आसपास। हाँ की ना? मतलब दोनों जगह पर नेक्स्ट जनरेशन एक साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब व्यंको जी था ना, इसका जो बेटा था उसका नाम था मुधोजी सेकंड द्वितीय। क्या नाम था? ठीक है, और यही व्यक्ति जाना जाता था किस नाम से, अप्पा साहेब। नाम सुने हो? यही था अप्पा साहेब। व्यंको जी टूरा था, और इसका जो बेटा था इसका नाम था पुरसो जी। क्या नाम था? तो नागपुर का राजा पुरसो जी। समझ में आया कि नहीं आया? अब छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, सूबा शासन। तब सूबा शासन में छत्तीसगढ़ का कोई उत्तराधिकारी बनेगा नहीं, सूबा शासन चल रहा है जी, वहां तो सूबेदार बनते जा रहा है। व्यंको जी मर गया है लेकिन सूबेदार बनते जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की देख रेख के लिए कोई जरूर नियुक्त होगा। तो कहानी ये चलती है कि ये जो पुरसो जी था, बेसिकली ये विकलांग था, शारीरिक और मानसिक रूप से अंधा भी था। ये समझ में आया कि नहीं आया? और यही जो पुरसो जी था, ये भाई साहब, इसके साथ ये समस्या, तो मराठा दरबार नागपुर का 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा जो है वो चाहता था कि पुरसो जी राजा बने क्योंकि वो राजा का बेटा है। दूसरा हिस्सा चाहता था कि डायनेमिक पर्सनालिटी मोहन सिंह टाइप मुधो जी ये राजा बने क्योंकि ये आदमी इनकेपेबल है। हाँ कि ना? ये वाला पक्ष थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट था, तो राजा तो ये बन गया। लेकिन जुगाड़ लगा के मुधोजी द्वितीय मतलब अप्पा साहेब को रिएजेंट बना दिया गया।
तो पहला पक्ष क्या बोला, नहीं नहीं राजा तो इसी को बनाएंगे। दूसरा पक्ष बोला चलो ठीक है राजा बना दो उसको, लेकिन भाई वो देख सुन नहीं सक रहा है, तो कैसे काम कर पाएगा, विकलांग है शारीरिक मानसिक रूप से, तो इसको रीएजेंट बनाओ हमारे आदमी को, तो काम धाम देखेगा, उसको रहन दो राजा। तो इस प्रकार रीएजेंट कौन बन गया, मुधोजी द्वितीय। और रीएजेंट बनते ही ये छत्तीसगढ़ का क्या बन गया, वाइस रॉय, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, कहाँ का, छत्तीसगढ़ का वाइस रॉय बन गया। धूर्तता में मराठा पूरे डायनेस्टी में एक नंबर पर रघुजी द्वितीय है, दूसरे नंबर पर ये आदमी है। समझ रहे नहीं समझ रहे, दूसरे नंबर पर कौन है, अप्पा साहेब। अब ये भाई साहब जैसे ही आए शासन में, मतलब वाइसरॉय बने, तत्काल सूबेदार बनाने का हक इनके पास आ गया। ये ना पैसा के लिए 6-6 महीने में सूबेदार बदलने लगे। कितना देवे, 2 लाख देवे ते सूबेदार, नहीं भी हमें 2.5 दूं, हाँ ते कल से ते सूबेदार हस, आज ते हस कल से ते, मैं 3 दे दूं ना तले परसों से हैं। इस प्रकार की हरकत चलने लगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब इसी बीच में मुधोजी द्वितीय के जीवन में एक जन ब्रिटिश अधिकारी आता है, उसका नाम था क्या, सर रिचर्ड जेनकिंस। क्या नाम था, सर रिचर्ड जेनकिंस। दोनों का संबंध एकदम घनिष्ठ दोस्त, चलना एक साथ मोमोज खाए जाबो, ऐसा वाले। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये जो रिचर्ड जेनकिंस थे, एक दिन अप्पा साहेब को बुला बोलते हैं, बोलते सुनेतिया ते वाइस रॉय बने हंस, और तो राजा आंध्रा है, तोला बनना चाहिए राजा, वो कहाँ राजा बने हैं। अच्छा का करे लगी, तो सुन मोर बात ला, ते हमारे साथ सहायक संधि साइन कर ले, और सहायक संधि के साइन करबे ना, हमन सपोर्ट करबो तो राजा बनाए बर। अब सहायक संधि क्या थी, तो सहायक संधि का तात्पर्य यह था कि अगर मराठे सहायक संधि साइन कर दिए तो ये जो साम्राज्य मराठा मिल जाएगा किसमें, ब्रिटिश में। ब्रिटिश एक रेजिडेंट ऑफिसर उस राजा कोर्ट में बैठेगा, ब्रिटिश सेना की टुकड़ी उस राजा के सेना में रहेगी, जिसका पूरा खर्चा वो राजा देगा। समझ में आया। राजा स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकता, राजा के ऊपर रहेगा रीएजेंट, और रीएजेंट कुल मिला के अंग्रेजों की बात राजा से मनवाएगा। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि तुम लोग हमारे सपोर्टर बन जाओ करके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अप्पा साहेब जो है रेडी हो जाता है। क्या हो जाता है, अप्पा साहेब रेडी हो जाता है। आज ही के दिन 27 में है ना आज, कोइंसिडेंस देखो तो याद है कल मैं बोला था एक कोइंसिडेंस होगा, यही है। आज ही के दिन 27 मई 1816 के दिन मुधोजी द्वितीय अप्पा साहेब सहायक संधि जाके साइन कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। इतना ही नहीं किया, ये भाई साहब हत्या करवा दिया किसका, समझ में आया कि नहीं आया। और अब राजा कौन बन गया, वर्ष क्या था पता है, 17। समझ गए। कुल मिलाकर नागपुर गद्दी कौन बैठ गया, अप्पा साहब बैठ गया। अब नागपुर में एक रेसिडेंट ऑफिसर आ गया ब्रिटिशर्स का, क्या नाम था उसका, सर रिचर्ड जेनकिंस। क्लियर है कि नहीं है। अब ये जो आदमी मुधोजी द्वितीय महाधूर्त है, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, वो ब्रिटिश का होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्लान बनाने लगता है कैसे रेसिडेंट को यहाँ से खेदा मारा भेजा जाए और अपने आप को क्या किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया। इसी क्रम में इसी समय छिड़ जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। समझ में आया कि नहीं आया। वो युद्ध असल में किसके किसके बीच का था, पेशवा और अंग्रेज। समझ में आया कि नहीं आया। पेशवा और अंग्रेज के बीच का वो थर्ड एंग्लो मराठा बैटल, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये भाई साहब इसमें किसके साथ हो जाता है? अंग्रेज के खिलाफ पेशवा के साथ। समझ में आया? पेशवा बोल देता है मोर से गलती हो गई भैया, मोर माफ कर दे, अब मैं तोर साथ से लड़ू। सकल कर्म नहीं कर लिए, क्या बोलोगे यार। अब ये भाई साहब जो है बात रहती है दिसंबर 1817 की, ठीक है। अप्पा साहेब दिसंबर 1817 लड़ते हैं बैटल ऑफ सीताबर्डी। सीताबर्डी जाने, नागपुर किला था। सीताबर्डी का युद्ध कब होता है? दिसंबर 1817। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दिसंबर 1817 सीताबर्डी का युद्ध। अप्पा साहेब किससे लड़े? लिख देता हूं यहां पर, अप्पा साहेब वर्सेस अंग्रेज। समझ गए? अप्पा साहेब वर्सेस अंग्रेज, बैटल ऑफ सीताबर्डी, दिसंबर 1817। ठीक है कि नहीं है? जबरदस्त तरीके से हार जाते हैं, 10 गुना ज्यादा सेना रहती है, 24 घंटा नहीं टिकते। और किस कंडीशन में बताऊं? सीताबर्डी किला के अंदर ये लोग रहते हैं, अंग्रेज लोग बाहर रहते हैं। मतलब ये लोग एडवांटेजियस पोजीशन पे थे ना भाई, किला के अंदर है और दूसरा किला बाहर है, तो किला बाहर वाला जीत गया 24 घंटा के अंदर, और उसके बाद सेना भी कम है। मतलब जान लो किस लेवल के लोग फिर लड़ाकू रहे होंगे। तो समझ गए ना सर? क्लियर है ये बात? तो ये स्थिति थी भाई इनकी। कौन हार गए? मराठे हार गए। मराठों के हारते ही या भोसलों के हारते ही यह साम्राज्य किसके पास चला गया? ब्रिटिश के पास। ठीक है कि नहीं है? अब होता क्या है, ब्रिटिश सोचते हैं कि क्या किया जाए। जो मिस्टर अप्पा साहिब है इसको एक नाम मात्र शासक के रूप में बैठा दिया जाए कि अप्पा साहब नागपुर में बैठा रहेगा, लेकिन चलाएंगे कौन? अपनी ब्रिटिश चलाएंगे। ठीक है कि नहीं है? मना कर देता है, सजा दे देते हैं। सजा जब देते हैं ना, तो ये भाई साहब जिस बग्गी में जा रहे थे, बंद करके ले जा रहे थे इनको, तो बग्गी वाले पैसा खवा के भाग जाते हैं। कहाँ भागे हैं उसको आज तक खोज रहे हैं, नहीं मिले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सकल पदार्थ निकल लिया यार, आदमी क्या क्या निकल लेते हैं भाई। आगे बताऊं? अब क्या हुआ? पिछला राजा कौन था? पुरसो जी। तब पुरसो जी की विधवा इसको सर रिचर्ड जेनकिंस कहते हैं कि देखो आपके पास कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो क्या करो, किसी गोद ले लो। अब इस समय गोद निषेध कानून नहीं आया था ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहाँ आया था? नहीं आया था। और डलहाउसी लेकर आते हैं, यहाँ कहाँ डलहाउसी? 1816-17 में थोड़ी डलहाउसी रहेंगे। तो गोद निषेध कानून नहीं था। क्या बोले रिचर्ड जेनकिंस? पुरसो जी की विधवा को कि एक जन को गोद ले लो। तो ये क्या करती है? अपने भांजे को गोद ले लेती है। इसका नाम क्या था? बाजीराव गुजर। समझ में आया कि नहीं आया? और यही शासन करता है रघुजीत तृतीय के नाम से। किसके नाम से? क्लियर है? तो बाजीराव गुजर रघुजीत तृतीय के नाम से शासन करता है। इसका शासन जो है ना, इसे हम 2 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले 1818 से लेके 1830 वह समय था जब ये नाबालिग था। तो इसके बिहाफ में कौन शासन करता है? तो ब्रिटिश अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट एडमंड एग्न्यू। नाम सुने हो नहीं सुने हो? और जब ये बड़ा हो गया
तो 1830 में इसे शासन दे दिए। जो चलता है 1855 तक, जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ में जिलेदारी। क्या कहते हैं? तो हमने 4 चरण देखे कि नहीं देखे? पहला चरण क्या था? तो पहला चरण था बिंबाजी का प्रत्यक्ष शासन, हाँ कि ना? दूसरा था सूबा शासन। तो जब तक सीताबर्डी की युद्ध हारते नहीं हैं तब तक ये सूबा शासन चलते रहता है। जैसे ही अंग्रेज जीत जाते हैं तो ध्यान रखना, ये जो रिचर्ड जेनकिंस थे ना, ये घोषणा करते हैं 31 मई 1818 के दिन कि अब ओस्लो का जो क्षेत्र है, नागपुर है, वो आ चुका है किसके अंतर्गत? अंग्रेजों के। और इनकी घोषणा से ही सूबा शासन खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? इधर 1818 में गोद कौन लेवा गया? रघुजी तृतीय, हाँ कि ना? तो जब तक छोटा है तब तक अधीक्षक, समझे कि नहीं समझे? और जब बड़ा हो गया जिलेदारी। कान को खोल के सुन लो एकदम। वास्तविकता ये है कि दिसंबर 1853 रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? इनके मरने के बाद भी फरवरी 1855 तक जिलेदारी चलती रहती है। अंग्रेज चलने देते हैं जिलेदारी व्यवस्था। समझ में आया? तो कोई आपसे बोल देना रघुजी तृतीय मर गए थे 1853 में, कैसे तुम लोग के सर पढ़ा दिए 1855, पूरा गलत पढ़ाते हैं कोको में करके। तो बताना बेटा ऐसा है कि ना वो मर गया था, लेकिन ब्रिटिश लोग 1 फरवरी 1855 तक इस व्यवस्था को चलने दिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये पूरा कहानी था। ये कहानी अगर आपको पता चल गई तो मराठा रटने में बहुत आसानी है, और नहीं फिर मराठा जो है वो रटो बैठ के, और क्या, परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो इतने देर तक हम लोग जो किए वो क्या था? बकबकबाजी। अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई। ठीक है, पानी पी लूं? अपना पानी नहीं लाते जी? तो घर से भर के ले आते हैं, तो 10 मिनट जल्दी उठ जाते हैं। क्या हो जाता है यार? और मेरा क्लास छूट जाता तो कौन सा बहुत बड़ा बकवाया हो जाता है? एक दिन छूट जाता, सब गोल मारते हैं, एक दिन आप भी मार देते हैं। तो आपको तो ऑनलाइन एक्सेस मिल गया होगा ना, तो क्यों नहीं लिए हो? हाँ, क्लास के बाद मिलना आज मेरे से। बाकी सब लोग, जिन लोग का कागजी कार्यवाही हो गया था, उन लोग को मिल गया ना? चलिए, अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है? मराठा शासन के चरण। ठीक है कि नहीं है? मराठा शासन हमें 4 चरणों में पढ़ना है। कितने चरण में? पहला चरण क्या है? प्रत्यक्ष शासन। समझ गया कि नहीं समझ गए? अगला क्या है? सूबा शासन। तीसरा अधीक्षक शासन है, और चौथा जो है वो क्या है? एक सेकंड, अधीक्षक को थोड़ा इधर लिख देता हूं, ज्यादा दूरिया हो गया है, उधर जगह नहीं बचा। अधीक्षक शासन, फिर क्या है? जिलेदारी व्यवस्था। ठीक है, प्रत्यक्ष शासन, (1757) से लेके 87 ईस्वी। समझ गया कि नहीं समझ गए? ठीक है, अगला 1788 से लेके 1818
ईस्वी। समझ गया कि नहीं समझ गए? 1818 से लेके 1830 ईस्वी, फिर 1830 से लेके 1800 बढ़िया बात बताऊं आप लोग को, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को एक बार छत्तीसगढ़ पहले पढ़ लेना था। उससे होता ये, आपको पता चलता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तब आप लोग पेन नहीं उठाते। अब आप लोग पढ़े नहीं हो तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यही छत्तीसगढ़ है। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये छत्तीसगढ़ नहीं है। नहीं तो जाके किसी छत्तीसगढ़ का इतिहास पहले पढ़ लेना और उसके बाद मेरे बताए हुए फैक्ट्स को देखना। तो ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें कुछ प्रतिशत पुस्तकों से है, कुछ प्रतिशत गैजेटियर्स से भी है। समझ में आया कि नहीं आया? मत लिखो, लिखने के चक्कर में आप लोग सुनोगे नहीं, उसके बाद गलती करोगे। तो ये लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा ना, तो मतलब क्यों इतनी हड़बड़ी करना कि हम लोग लिखेंगे? समझने पर विशेष ध्यान दीजिए, मत करिए ये बेवकूफ़ी। समझ में आया कि नहीं आया? जिंदगी भर फिर ना सोचते रहोगे कि क्यों 55 लिखा, 53 क्यों नहीं लिखा जब 53 में मृत्यु हो गई थी तो करके। तो ध्यान दीजिए क्लास में आप लोग यार, मना करता हूँ लिखने के लिए, उसके बाद भी लिखते रहते हो। और बता रहा हूँ अगले बार से अगर लिखते हुए मेरे कोई दिख गया तो याद रखना, कॉपी पुस्तक जो है उसको बाहर, या तो आप बाहर देख लेना। अब समझ में आया कि नहीं आया? चरण प्रत्यक्ष शासन में एक राजा था जिनका नाम क्या था? बिंबाजी राव भोसले। समझ में आया कि नहीं आया? बिंबाजी ने खुद 1757 से लेके शासन किया 87 तक। अब स्टोरी ऐसी है कि बिंबाजी रहते रहते छत्तीसगढ़ से बहुत प्रेम करने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? इनका शासन बिल्कुल लोकहितकारी था। यहां छत्तीसगढ़ के लोग बिंबाजी से बहुत प्रेम करते थे। एक ब्रिटिश ट्रैवलर हमको मिलेंगे, यात्री, जिनका नाम कभी सुने हो आप लोग, जिनका नाम था कोलब्रुक। क्या नाम था उनका? कोलब्रुक। अभी पढ़ाऊंगा आपको। कोलब्रुक ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह लिखा कि बिंबाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ की जनता बहुत आहत थी। समझ में आया? राजा की मृत्यु से आहत होने का मतलब क्या है? राजा प्यार करते हैं तब तो, नहीं तो खुश होते। रघु जी सेकंड टाइप होता तो उसकी मृत्यु से क्या होती? जनता प्रसन्न हो जाती। एक नंबर मरी से की क्या, समझे कि नहीं समझे? बिंबाजी के बाद सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ क्या बन गया? तो छत्तीसगढ़ एक चारागाह बन के रह गया। क्यों? छत्तीसगढ़ के लिए सूबेदार नियुक्त हुए और ये जितने सूबेदार थे ये सब के सब अपना जेब भरने में विश्वास रखते थे। समझ में आया? जिसके कारण लगातार छत्तीसगढ़ में जनहित की क्या होती रही? उपेक्षा, लोगों का शोषण होता रहा। समझ में आया कि नहीं आया? सूबा शासन में हम लोग एक तो किन के बारे में पढ़ेंगे? व्यंको जी के बारे में पढ़ेंगे। व्यंको जी के बारे में मैंने बताया है 1789 से लेके 1815 तक हाकिना, और इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में एक एक करके सूबेदार पढ़ेंगे। सूबेदार का लिस्ट अब भी दे दूंगा अगले स्लाइड में, ठीक है? हाकिना, अधीक्षक। अधीक्षक शासन में कौन कौन अधीक्षक से थे? तो एक तो थे एडमंड। क्या नाम था? एडमंड। एडमंड के बाद अगले बनते हैं एग्न्यू। ठीक है कि नहीं है? एग्न्यू के बाद अगले बनते हैं कौन? हंटर कमीशन। हंटर याद आए? ये वो हंटर नहीं है। एडमंड, एग्न्यू, हंटर। इसके बाद जो पेन ड्राइव बनाए हैं, सब लोग रखे सैंडिस का पेन ड्राइव, सैंडिस, ठीक है कि नहीं है? फिर अगले ब्लेड वाले हैं, जो लोग दाढ़ी बनाते हैं जानते होंगे। विल्किंसन नहीं बनाए हैं जी, ब्लेड आता है ना विल्किंसन, दो ऐसा तलवार ऐसा लगे रहता है। नहीं देखे? ऐड नहीं देखे हो? दाढ़ी बनाते हो क्या तुम लोग? नहीं बनाते। फिर अगले थे क्रॉफर्ड। एडमंड, एग्न्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? ये 6 अधीक्षक बनते हैं। क्लियर है? उसके बाद जिलेदारी व्यवस्था में हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे और जिलेदारों के बारे में। राजा का नाम क्या था?
रघुजी तृतीय। शासनकाल 30 से लेके 11 दिसंबर 1853 को मर जाते हैं। क्या दिसंबर था? 11 दिसंबर 1853 डेथ हो जाती है। क्लियर है? इनके लिए एक फेमस लाइन है, इन्हें मराठा इतिहास में सुरा और सुंदरी का राजा कहा गया है। सुरा मतलब शराब, सुंदरी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो थे मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती वाले आदमी थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनको कुछ नहीं करना था। ये क्या किए, टोटल सब कुछ जिलेदार बना के उसके हाथ में छोड़ दिए। जान तुम लोग देखो, मैं तो राजा आदमी हूं यार। समझे कि नहीं समझे? तो इनके समय जिलेदार कौन कौन बने? तो जिलेदारों का क्रम लिख दूं क्या यहीं पे? हाँ कि ना? कृष्णराव, पूरा नाम क्या था? कृष्णराव अप्पा। समझ में आया कि नहीं आया? कृष्णराव, फिर है अमृत राव, फिर सदरुद्दीन। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद दुर्गा प्रसाद। क्या नाम था? दुर्गा प्रसाद। उसके बाद इंटुक राव। क्या नाम था? इंटुक राव। फिर सखाराम बापू। क्या नाम था? सखाराम बापू। फिर गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद राव, और यहां लिख देता हूं गोपाल कृष्णराव अप्पा, अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंटुक राव, सखाराम बापू, गोविंद राव, गोपाल राव। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्या थे? जिलेदार। तो राजा एक पढ़ेंगे, उसके बाद के सारे जिलेदार। ठीक है कि नहीं है? सूबेदारों का क्रम बता दूं? छत्तीसगढ़ में सूबेदारों का भी क्रम है भाई। क्या क्रम है सूबेदार का? तो पहले सूबेदार महिपत राव, ठीक है कि नहीं है? इसके बाद अगले सूबेदार इन्हीं छोटे भाई विठल राव दिनकर। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि महिपत राव दिनकर को रघुजी द्वितीय सेकंड ने सूबेदार बनाया था। तो असल में था क्या, चिमड़ा जी जब मर गए उसके बाद यहां पर सूबेदार बना के महिपत राव को भेज देते हैं रघुजी सेकंड। आनंदीबाई महत्वाकांक्षी थी, तो उनको ये डर था कि आनंदीबाई महिपत राव के यहाँ टिकने नहीं देगी करके, लेकिन ये बड़ा डिप्लोमेटिक आदमी था, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा रेपो क्रिएट कर लिया, अपनी जगह भी यहाँ पर बना लिया। अब सोचो कि रघुजी द्वितीय इतना कुंठित बुद्धि का आदमी है, जब ये यहाँ सेट हो गया ना तो इसके ऊपर क्या शक करने लगा कि वहां सेट हो गया, कहीं वो आनंदीबाई के उसमें नहीं चला गया है करके, उस टीम में। तो ये भाई साहब संबलपुर गया हुआ था, हटा दिया तत्काल उसको, और उसको हटा के उसके भाई विठल राव दिनकर को बना दिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इससे पता चल रहा है ना कि गेम पीछे से कौन खेल रहा है? रघुजी, उसका गेम है दादा असली। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ठीक, आगे बताऊं। तीसरे कौन थे? भवानी कालू। कौन थे तीसरे? चौथे थे केशव गोविंद। कौन थे? महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद। हो गए कि नहीं हुए? उसके बाद बीको जी, क्या हड़बड़ी है इतना, मैं बता रहा हूं ना, और दीरो कुल्ललकर। समझ में आया कि नहीं आया? बीको जे पिंडरी, दीरो कुल्ललकर। इसके बाद ये भीका जी है, वो बीको जी है, भीका जी गोपाल, इन्हीं भीखा बाबू भी बोलते थे। समझ में आया कि नहीं आया? हो गए कि नहीं हो गए? अब अगले
सखाराम बापू या सरकार हरी, ये अलग आदमी है सखाराम, वो वाला सखाराम अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अभी इसकी हत्या होगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसकी क्या होगी, अभी हत्या होगी। तो एक आदमी हत्या होने के बाद फिर जी सकता है क्या? अगला सीता राम टाटिया। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट यादव राव। समझ गया कि लास्ट क्या? यादव राव दिवाकर। इन लोग का कालक्रम बता दूं कि नहीं बता दूं? कालक्रम बोलोगे महिपत राव दिनकर 1788 से लेके 1790। अब एक चीज देखो, 1790 में विट्ठल राव बना है, हाँ कि ना? मैं क्या बताया था? नाम के लिए याद रखना कि कौन कर रहा है, व्यंको जी, लेकिन असली में कौन कर रहा है, रघुजी द्वितीय। मतलब व्यंको जी के उत्तराधिकारी बनने के बाद 1789 में बन गए थे, उसके बाद भी देख लो विट्ठल राव 1790 में बना के भेजे हैं। मतलब आप खुद समझ जाओ कि नाम के लिए शासक बना दिए थे ऐसे व्यंको जी को, पीछे से गेम खुद खेलते थे। समझे नहीं समझे? ये बात मार्केट में बताना मत किसी को, पागल समझेंगे आपको। कैसे कैसे बोलता है, पुस्तक में उल्टा लिखा है कि क्या? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 1790 से 6 साल चला 1796। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद भवानी कालू, महज कुछ महीने, लेकिन साल बदल जाता है जी। अब साल कैसे बदल जाता है? मान लो दिसंबर 2023 से तैयारी चालू की और फरवरी में पेपर दिए, तो 23 से तैयारी कर रहा था, 24 में पेपर दिया, तब वो नहीं निकलीस। अरे प्रभु, दिसंबर और जनवरी 2 महीना पढ़े हम। समझ में आया? तो काल कुछ महीने था लेकिन वर्ष बदल गया तो 1 साल दिखने लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ध्यान रखना, 1797 से लेकर 1808 तक कौन रहे? केशव गोविंद। समझ में आया कि नहीं आया? फिर 1808 से लेके एक वर्ष 1809, ये किनका समझ था? बीकोजे पिंडरी धीरो कुल्ललकर। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भीखा भाव या भीखाजी गोपाल 1809 से लेकर ये रहे 1816 तक। समझ गए कि नहीं समझ गए? उसके बाद याद है 16 में कौन आता है? अप्पा साहेब। 2-2 महीने में बदलते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सखाराम बापू सरकार हरी 3 माह, सीताराम टाटिया 8 माह। समझ रहे नहीं समझ रहे? अंत में कौन? यादव राव दिवाकर। और ये यादव राव दिवाकर ही थे जिनके शासनकाल में ये घटना हुई थी, जेनकिंस की घोषणा। समझ गए कि नहीं समझ गए? सखाराम बापू जो 3 माह थे, ये रतनपुर के एक व्यक्ति को प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तुमको एक बड़ा जमीन दूंगा करके। समझ में आया कि नहीं आया? समझे? वो आदमी पैसा दे देता है, ये जमीन नहीं देते हैं, वो आदमी इनका हत्या कर देता है। तो एकमात्र ऐसे सूबेदार पद पे रहते हुए जिनकी हत्या हुई, सखाराम बापू। समझे नहीं समझे? क्लियर है ये, हाँ कि ना? ठीक, आगे बताऊं? इन लोग का भी कालक्रम बता दूं क्या यहीं पे? एडमंड एग्न्यू लोग का मत बताऊं? आपका इच्छा है सर बताओगे तो बता दो, हम लोग तो बैठे हैं क्लास में, कहाँ जाएंगे हम लोग करके? ठीक बात है कि नहीं है? मेरा ऐसा मानना है कि ना शासनकाल को एक साथ ऐसे देख के याद करने से आसानी से याद होता है, एक एक करके करोगे तो बहुत समय लग जाता है। एडमंड 1818, एग्न्यू 1818 से लेके 1825, हंटर 1825 और उसके बाद सैंडिस 1825 से लेके 28।
बस विल्किंसन क्रॉफर्ड का याद रखने की जरूरत नहीं है। 18, 18 से 25, फिर 25, 25 से 28। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये वाले की याद करा दूं? करा दूं? 2, 6, 1, 11, 1, 7, ये याद रखना। 2, 6, 1, 11, 1, 7। 1788 में 2 जोड़ो 1790 आया, 19 में 6 जोड़ो 96 आया, 1 जोड़ोगे 96 में 97 आया, 7 में 11 जोड़ोगे तो 1860 आया, हाँ कि ना? 11 में 11 के बाद अगला क्या है? 1808 में 1 जोड़ दो 1809 आया, फिर 7 जोड़ो तो 1816 आया, फिर 3 महीना 8 महीना। 2, 6, 1, 11, 1, 7। 3 महीना 8 महीना, खत्म कहानी। याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर है ये? सच्चाई बताऊं, अगर आप लोग इतना याद कर लिए ना तो अब बाकी फैक्ट्स याद रखने में बहुत आसानी लगेगी, नहीं तो इतने में ही आप ना हक खा जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारी चीजों को मैं दे दिया ताकि कल जो आपका दिन है, जिसे क्या कहते हैं संडे, वो खराब हो सके, ताकि आप लोग जो भी प्लानिंग बनाए हैं, पिक्चर जाएंगे, घूमेंगे, मॉल जाएंगे, वो सब खराब हो सके और आप लोग बैठ के इसको रट लो। ठीक है? इतना दुखी क्यों हो गए? ये तो भयंकर दुखी है दादा, हमारे संडेल खराब कर दे सर थे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक और खुशखबरी दे दूं आप लोग को। पहला छोटा खुशखबरी है जो आप पहले जानते हो, 11 बजे टेस्ट है जिसके लिए आपकी सहेली भाग गई है, पढ़ी नहीं थी, मेरे को पता है। दूसरी खुशखबरी यह है कि सोमवार के दिन पूरा 3 घंटा मेरा क्लास रहेगा, 7 से 10। ठीक है? इधर तो पूरा तो क्या, हे भगवान 1.5 घंटा नहीं झेलाए, 3 घंटा कैसे झेलबो, ऐसी लग रहा है ना? क्या करोगे अब? आपका किस्मत इस बार खराब था इस जन्म में, क्या कर सकते हैं? तो पूरा 3 घंटा मेरा क्लास रहेगा। इसके लिए बताऊं, मंगलवार के दिन पूरा 3 घंटा प्रधान सर लेंगे। खुश? अब इनको अच्छा नहीं लग रहा था प्रधान सर का क्लास नहीं होगा करके, मैं बोला तो एकदम मुंह बना लिए कि दैया प्रधान सर के क्लास नहीं हो, मजा नहीं आएगी। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों आपस में बात कर दोनों जन? किसका टेस्ट है? टेस्ट क्लास के बाद होगा। टेस्ट जो है वो कब होगा? क्लास के बाद। ठीक है, तो उसको अपन 11 बजे करवाएंगे। डन? ठीक है, चलो तो पढ़ाऊं आगे? मत पढ़ाऊं? तुम लोग बोलो, अगर तुम लोग का इच्छा नहीं है, असकटा गए हो, तो छोड़ देता हूं। आज 9:45 बजे छोड़ दूंगा। चलो बताओ, पढ़ा दूं ना? तो मराठा शासन का पहला चरण देखते हैं। पहला चरण क्या था? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष में हमें सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में पढ़ना है, बिंबाजी ठीक है कि नहीं है? कौन बताएगा भैया इनका शासनकाल क्या था? शासन का ठीक है, क्लियर है ये? अब देखो, बहुत सारा ऐसा बात बताऊंगा जिसके लिए आप बोलोगे हाँ ये ठीक बात है, ये डिस्कस हो चुका है। जैसे सबसे पहले नागपुर के शासक के सहायक के रूप में नियुक्त हुए। ठीक बात है कि नहीं है? लेकिन इन्होंने क्या किया आगे चल के? स्वतंत्र शासन की नीति अपना ली। किसकी नीति अपना ली? स्वतंत्र शासन की नीति अपना ली। कोई समस्या? ये आए, इन्होंने रतनपुर को क्या किया? राजधानी बनाई। रतनपुर को क्या किया? राजधानी बनाया। एक फैक्ट मेरे को याद आ रहा है, बीच में बताने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन सुन लो। अप्पा साहेब जब लड़ाई करते हैं ना सीताबर्डी, तो एक टाइटल
लिए रहते हैं, जिसका नाम क्या था? सेना साहेब सूबा। ये टाइटल धारण करते हैं जब पेशवा की तरफ से लड़ते हैं ना, थर्ड एंग्लो मराठा बैटल, उसमें सीताबर्डी का युद्ध, तो सेना साहिब सूबा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, चलो वापिस आ जाते हैं। अब रतनपुर को क्या किया? राजधानी। अब आप याद करो 1741 में रतनपुर मराठों के हाथ में आ गया था और 1750 में क्या आ गया था? रायपुर भी आ गया था। हाँ कि ना? मतलब जब इन्हें छत्तीसगढ़ मिला तो रतनपुर भी मिला होगा, रायपुर भी मिला होगा। हाँ कि ना? तो अब आप एक चीज मेरे को बताओ, एक मोहल्ले में अगल बगल में आपको 2 घर मिल जाए बंटवारा में, तो क्या करोगे भाई? बीच के दीवार को तोड़ दोगे। हाँ कि ना? नहीं तो एक घर से दूसरे घर में जाना है तो कैसे करना पड़ेगा? बगल से जाना पड़ेगा, निकल के गेट से। तो ये भाई साहब क्या कर देते हैं, रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? प्रशासनिक एकीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, एक बना दिया सबको मिला के। क्लियर है कि नहीं? और खुद की राजधानी क्या थी? रतनपुर। समझे कि नहीं समझे? अब ये स्वतंत्र शासक थे, तो याद रखना ये खुद क्या करते थे? राजस्व को एकत्रित करते थे और ये राजस्व का हिस्सा नागपुर नहीं भेजा जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? अपना राजस्व खुद रखते थे। समझे कि नहीं समझे? इसके अलावा जितनी संधि होती थी, तो जो संधि पत्र है ना, उस पर क्या करते थे? स्वयं हस्ताक्षर करते थे। तो जितना संधि है खुद उसमें क्या करो? साइन करो, स्वयं हस्ताक्षर करो संधि पत्र पे। क्लियर है? नागपुर भेजकर वहां से साइन कराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है कि नहीं है? रुको ना, क्यों इतना हड़बड़ा रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा है कि आज ही खत्म कर दूं। पिक्चर देखियो, पिक्चर में सीन जो है वो डिसाइडेड रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब वहां का क्लाइमेक्स को अगर यहां बता दूंगा तो वहां पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो संधि किसके साथ हुआ उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 से 4 क्लास, तब उस समय बताऊंगा कि याद करो इस समय कौन था वहां, तब बोलो बिंबाजीत, बोलूंगा बस उसी के साथ हुआ संधि। छुट्टी मत मारना 4 दिन। ठीक है कि नहीं है? तो संधि पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर। क्लियर है कि नहीं है? ये भाई साहब खुद का क्या रखते थे? सेना। ठीक है कि नहीं? खुद का क्या था? न्यायालय। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो खुद की क्या? सेना। खुद का क्या? न्यायालय। ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा है कि स्वतंत्र कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो गए हैं करके? इसके बाद क्या करते थे पता है? इन्होंने जमींदारी बनाई 2 ठो। कौन कौन सी बनाई? एक राजनांदगांव और दूसरी खुज्जी। खुज्जी बोले तो डोंगरगढ़ मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 नई जमींदारियों का सृजन किया, राजनांदगांव और खुज्जी। जमींदारी व्यवस्था क्या थी पता है? तो भाई एक चीज समझो, मान लो पूरे छत्तीसगढ़ का एक राजा है, ठीक है? अब नारायणपुर क्षेत्र है, तो राजा तो यहाँ रहता होगा रायपुर में, तो क्या नारायणपुर क्षेत्र पर उसका एकदम अच्छे से कंट्रोल होगा? एक तो वैसे ही जंगली इलाका है, कितनी सेना रखेगा वहां पर? तो नारायणपुर क्षेत्र को क्या कर देगा? एक जन आदमी दे देगा, बोलेगा तू यहाँ जमींदार है, आज से मैं जब बोलूंगा तो तू मेरा सपोर्ट करेगा, जैसे बोलूंगा वैसे करेगा, पैसे से बोलूंगा पैसे से, सेना भेजने बोलूंगा सेना, लेकिन मेरे लिए अब तू क्या कर यहाँ पर देख रेख कर। तो छत्तीसगढ़ में भौतिक विविधता बहुत है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं जंगल है, जिसके कारण आदिकाल से छत्तीसगढ़ में जमींदारियां थी।
पॉसिबल ही नहीं है कि हर राजा पूरे क्षेत्र पर एक साथ शासन कर सके। पूरा खुला मैदान होता तो अलग बात थी। तो भौतिक विविधता होने के कारण जमींदारी यहां पर चलती थी। कलचुरी काल के अंत तक स्थिति ये थी, रघुनाथ सिंह के समय जमींदार लोग इतने बदमाश हो गए थे, राजक जमीन खा देते थे। पंडरिया जमींदार खा दिया था राजक जमीन। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि राजा कमजोर था ना, पुत्र शोक में था। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? राजकाज में उसका ध्यान नहीं था, प्रशासन कमजोर, बगावत कर दिए जमींदार, जाओ तुमको नहीं जानते। समझे नहीं समझे? तो जमींदारी उसे ही कहते हैं, दो बना दी, नांदगांव और कौन सी, खुज्जी। सामान्य तौर पर जमींदारों के साथ इनके अच्छे संबंध थे, लेकिन जो जमींदार बगावत करता था तो ये उसको राइट भी कर देते थे। कौन कौन बगावत किया था? तो यहां लिख देता हूं, बगावत एक जमींदारी खैरागढ़ की, कौन सी? दूसरा धमधा, दुर्ग में है धमधा। मानी जानती सर, फालतू बात में मैं ध्यान ही नहीं देती। अगला कोरबा। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि एकमात्र जमींदारी जब्त करने की घटना कहां की थी? तो वो कोरबा की थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जमींदार नाटक किया था ना, तो ये जमींदारी क्या हो गई थी? कॉन्फिस्केट कर दी, जब्त कर दी थी उसे। जब्त लिख दिया हूं, पता आना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना याला। क्लियर है? अब इतना सारा प्रशासन को चलाएंगे तो इसके लिए आदमी चाहिए। तो जितने प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे उन अधिकारी को ये अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है? कौन कौन इस अधिकारी से प्रश्न आते हैं ना, याद रखना। एक थे घोड़ो महादेव। क्या नाम था? घोड़ो महादेव। कौन थे भाई ये? तो ये थे राज्य के प्रमुख व्यवस्थापक। तो राज्य के प्रमुख व्यवस्थापक कौन थे? घोड़ो महादेव। समझ में आया कि नहीं आया? अगला कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये इनके राज पंडित थे। ठीक है कि नहीं? फिर अगले कृष्णाजी मोहिते, ये राजस्व वाले थे। ठीक है कि नहीं है? इसके बाद कादर खां और नीलू है, नूली लिख दिया मैं भी, नीलू पंडित, ये दोनों किस में थे? सेना में थे। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद माधो रामचंद्र वथी, ये भाई साहब जो थे लेखा विभाग, अकाउंट्स, ये अधिकारी लेकर आए थे। इसमें से ना क्वेश्चन घोड़ो महादेव के बारे में पूछा है, निम्न में से कौन अधिकारी जो है ये बिंबा जी के शासन काल में थे। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ये तो सारे पॉइंट्स प्रशासन के दृष्टिकोण से, प्रशासन से संबंधित। ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा बिंबा जी के शासन काल में क्या हुआ? तो मोड़ी लिपि का विकास हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी भी लिपि का विकास? मोड़ी लिपि का विकास। ठीक है? इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए। मंदिर में फेमस है राम टेकरी। कहाँ का पता है? रतनपुर। कोई गया राम टेकरी? ऐसा कहते हैं राम टेकरी के मंदिर में ना
बिंबाजी के मरने के बाद उसकी पत्नी आनंदी बाई, पति नहीं, उसकी पत्नी आनंदी बाई के द्वारा बिंबाजी की एक प्रतिमा हाथ जोड़कर ऐसी बनवाई गई है करके। कोई जाओगे देखना, फिर मेरे एक बताना, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया पता है? दूधाधारी मठ याद आ रहा है? कहां से याद आ रहा है? ब्रह्मदेव राय इनके शासनकाल में बना था, याद है कि नहीं? इस दूधाधारी मठ का क्या करवाया? जीर्णोद्धार। क्या कराया? जीर्णोद्धार कराया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है हाँ कि ना? इसके अलावा विजयदशमी पर सोनपत्र या सोनपत्ती देने की प्रथा। विजयदशमी में आप लोग के घर में देते हैं सोनपत्ती। सोने की पत्ती नहीं होता, पेड़ का पत्ती होता है जी। बाकी लोग सोच रहे हैं सोने की पत्ती देते बहुत अमीर है लगता है करके, तो नाम है उसका सोनपत्ती। तो ये जो प्रथा है, ये प्रथा कौन चालू करवाया? बिंबाजीराव भोसले। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बताऊं? पत्नी, अरे यार लिखने की सोचता हूं तो मिटाने को जाता है। कितनी पत्नी? क्या नाम? वहा दे, मेरे टाइप बोल दिया आप लोग। उमाबाई, रमाबाई, समझ में आया कि नहीं आया? उमाबाई, ये जंगल, आनंदी। एक बढ़िया बात बताऊं, सर रिचर्ड जेनकिंस ने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा, छत्तीसगढ़ में जितना प्रपंच हुआ उसके पीछे एक महिला थी जिसका नाम आनंदी बाई था कर। सही बता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार। अब तुम लोग को पुस्तकों में मिलेगा नहीं ये सब। अच्छा ये सब जान भी जाओगे तो आप लोग क्या कर लोगे? आप लोगों को थोड़ी फैकल्टी बनना है छत्तीसगढ़ पढ़ाने के लिए। बनना है क्या किसी को? ऐसा सोच रहे हो क्या बड़े होकर हम लोग को छत्तीसगढ़ पढ़ाना है करके? तो ऐसी उपेक्षा क्यों है हम लोग से? मतलब क्या पढ़ाना बुरा काम है? देख रहे हो आदमी जिससे ज्ञान ले रहा है वही मना कर रहा है। कैसे का तोसन? चलिए लास्ट पॉइंट बता देता हूं। हाँ लास्ट पॉइंट ये है, बिंबाजी जो है इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787। समझ गया नहीं समझ गया? क्लियर है? 7 दिसंबर 1887 इनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से कहानी जो है ये क्या हो जाती है? प्रथम चरण की समाप्त हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? दूसरा चरण भी पढ़ा दूं? दरवाजा है, खोलो और जाओ। पढ़ाऊं कि नहीं दूसरा चरण की? 1 घंटा रिवीजन करोगे, 11 बजे टेस्ट है तो एक एक करके पढ़ाऊं? मुंह में पानी भर ली है, पूछेंगे हटा करके। पढ़ाऊं? हाँ ना? हाँ नहीं पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाऊं? आखिरी बताओ, पढ़ाऊं? 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 आप में से 7-8 लोग हाँ बोल रहे हैं, 9-10 लोग नहीं बोल रहे हैं। ठीक है नहीं पढ़ाता, लेकिन एक चीज रहेगी बात, फिर टेस्ट में ना नंबर चाहिए ना, याद रखना। समझ रहे हो ना? 1 घंटा पढ़ने के लिए ले रहे हो क्योंकि 11 बजे टेस्ट है, तब फिर नंबर चाहिए। और कहीं ढपोर संख टाइप नंबर भी नहीं आया तो आप लोग ना फॉर्म भरे हो, उसमें गार्जियन का भी नंबर भरे हो गए। भरे हो नहीं भरे हो? भरे है ना? फोन जाएगा, याद रखना। समझ में आया? और पर्सनली मैं ही कॉल करूंगा, बोलूंगा कि कंपटीशन कम्युनिटी से पुखराज बात कर रहा हूं, आपके फलाना ठिकाना जो है हमारे यहाँ आते हैं और उनका पढ़ाई लिखाई में 1 पैसा ध्यान नहीं है,
कह कह के हम लोग थक चुके हैं, लेकिन जब थक गए तो आपको फोन कर रहे हैं। अब देखना पूरा क्लास एक मत हो जाएगा। पढ़ाऊं? पढ़ लो यार, काहे ऐसा करते हो जबरदस्ती। वैसे भी 10 बजे है, मैं क्लास ही, प्रधान सर 40-45 को कुछ छोड़े हैं, 5 मिनट ब्रेक लिए हो, 1.25 घंटा तो पढ़ाया हूं यार, ठीक है कि नहीं है? चलो पढ़ लो। द्वितीय चरण क्या है? सुभाषासन। बस यही पढ़ाऊंगा और नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? 1788 से कब तक चला है? 1818, ठीक है कि नहीं है? अब समझना, देखो होता क्या है, सूबा शासन में उत्तराधिकारी जो है कौन रहता है? व्यंकोजी, हाँ कि ना? व्यंकोजी का शासनकाल 1789 से लेके 1815, हाँ कि ना? अब ध्यान रखना व्यंकोजी के बारे में, इनको उपाधि दी जाती है धुरंधर की। किसकी? धुरंधर। ये उपाधि मिलती है 1789 में, बोलते हैं जाओ छत्तीसगढ़ धुरंधर, आज से छत्तीसगढ़ तुम्हारी जागीर है। मराठा इतिहास में छत्तीसगढ़ को व्यंकोजी की जागीर कहा गया है। क्या कहा गया है? व्यंकोजी की जागीर कहा गया है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए इस बात को? पूरे क्रम में छत्तीसगढ़ कितने बार आए? अंतिम बार कितने, कब आए थे? अंतिम बार आए थे 1811। मृत्यु कब हुई? वाराणसी। याद करो, हाँ कि ना? बस इतना ही है इनके बारे में, समझ गए? अब इसके बाद एक एक करके सूबेदार। सूबेदार, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर, 1788 से लेकर 90। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिपत राव दिनकर छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। क्या थे ये? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार। क्लियर है ये बात? दूसरी बार जब ये सूबेदार थे तब आनंदी बाई के हाथ में क्या था? भयंकर पावर। याद करो, पावर था, तभी तो इनको भेजे थे रघुजी सेकंड। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पूरा पावर किनके हाथ में था? आनंदी बाई। आगे बताऊं? नेक्स्ट ध्यान रखना, महिपत राव दिनकर के शासनकाल में 17 मई 1790 छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं कौन? फॉरेस्टर। समझ में आया कि नहीं आया? फॉरेस्टर साहब क्या लिखते हैं पता है? वो ये लिखते हैं कि बिंबाजी और व्यंकोजी, इन दोनों के शासनकाल को कंपेयर करते हैं और बताते हैं व्यंकोजी के शासनकाल में राजस्व छत्तीसगढ़ से कितना हो चुका है? आधा। राजस्व क्या हो गया है? समझ गए नहीं समझ गए? राजस्व क्या हो गया? ठीक है कि नहीं? कौन बताया है? देखो कौन क्या बताया, स्पेसिफिक बात को ध्यान रखा करो, पूछ देता है ये कौन बोला था, ये कौन बोला था करके। समझे नहीं समझे? तो फॉरेस्टर बोले इस बात को कि राजस्व क्या हो गया था? आधा। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड, इनके भाई क्या नाम था? विठ्ठलराव, हाँ कि ना? विठ्ठलराव दिनकर 1790 से लेके 96, हाँ कि ना? अब इसके बाद देखना क्या स्टोरी है। तो विठ्ठलराव दिनकर, सबसे पहली बात ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है क्या? परगना पद्धति के जनक। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, बिंबा जी के शासनकाल में उन्होंने कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को चालू रखा, मतलब गढ़ व्यवस्था चलती थी। क्या व्यवस्था चलती थी? गढ़ व्यवस्था। लेकिन बिंबा जी के मन में यह बात थी कि गढ़ व्यवस्था को खत्म किया जाए और परगना व्यवस्था को क्या किया जाए? लाया जाए। लेकिन बिंबा जी लागू करने से पहले मर जाते हैं।
समझ में आया? तो कहे कि सपना किसने देखा था, तो सपना तो बिंबाजी ने देखा था परगना पद्धति का, लेकिन परगना पद्धति के जनक कौन है, लागू कौन किया उसे, तो लागू करने वाले, जनक शब्द को हटा दो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लागू लिख दो। लागू किए कौन, विट्ठल राव। ठीक है कि नहीं? इस पद्धति के अंदर छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ थे उसके जगह 27 परगने बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? आज भी वर्तमान परिस्थिति में भी जिले के लिए परगना शब्द का इस्तेमाल होता है। कई बार न्यूज़पेपर्स में देखना, फलाना परगना में, देखना अच्छे से, कई बार आधिकारिक शब्द नहीं है लेकिन बोलचाल की भाषा में कर दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो छत्तीसगढ़ हटाए मतलब दीवान हटे, परगने आए, और परगने का प्रमुख व्यक्ति क्या कहलाता था, कमाविंस। समझ में आया कि नहीं आया? सरनेम सुने होगे कई बार मराठियों में, कमाविंसदार सुने, सब सरनेम नहीं सुने, मैं सुना हूं कमाविंसदार। क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना? अब इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं कौन, कैप्टन ब्लंट। 31 मार्च 1795 दिन कहां पहुंचते हैं, रायपुर। और अल्टी पल्टी कर दो, 13 हो गया, और महीना मई कर देना, 1795 क्या पहुंचते हैं, रतनपुर। तो जब रायपुर पहुंचते हैं तो देखते हैं रायपुर जो है राजधानी न होते हुए भी, क्योंकि बिंबाजी के शासनकाल में रतनपुर राजधानी थी, तो सूबेदार भी कहां रहते थे, रतनपुर रहते थे। तो वो बताते हैं कि राजधानी न होते हुए भी रायपुर एकदम शहर के जैसा डेवलप्ड है और व्यापार का केंद्र है। समझ में आया कि नहीं आया? और उन्होंने बताया रतनपुर जो है वो कैसा प्रतीत होता है, बड़ा सा, मतलब यहां से आप समझ लो कि रतनपुर का पतन चल रहा है और रायपुर का उत्थान, तभी आगे चल के रायपुर राजधानी बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना इनके बारे में। तीसरे कौन थे, भवानी कालू। अब भवानी कालू 1796 से 97 कुछ महीने के लिए, हाँ कि ना? इनके बारे में याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम अवधि, ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे कम अवधि के लिए कौन, भवानी कालू। अगला कौन है, केशव, 1797 से लेके 1808, हाँ कि ना? 11 साल सबसे अधिक अवधि। सर्वाधिक लिख दूं क्या? सर्वाधिक अवधि के लिए, ठीक है कि नहीं? एक क्वेश्चन पूछता है, पीएससी बोलता है कि पिंडारियों के आतंक को किसने शांत किया था? याद रखना केशव गोविंद आंसर है। क्या आंसर है? केशव गोविंद। तो सबसे ज्यादा समय के लिए रहे, पिंडारियों के आतंक को क्या किया? शांत किया। इनके समय कौन आए? कोलब्रुक आए। कौन आए? और ये वही कोलब्रुक है जिन्होंने पहले किसके बारे में लिखा है? बिंबाजी की मृत्यु, हाँ कि ना? और ये कोलब्रुक क्या बोलते हैं पता है? कोलब्रुक बताते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है ना, वहाँ पर धान, गेहूं, गन्ना, इसकी बढ़िया खेती होती है, उत्पादन बहुत होता है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? तो खेती वगैरह के बारे में बताएं, खेती के बारे में और कौन बताया था? फॉरेस्टर भी बताए हैं, लेकिन मूल्य नहीं मिल रहा है। ये वाला कहानी कौन बताया है? कोलब्रुक बताए हैं। बताए कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में किसकी खेती होती है? धान की, गेहूं की, गन्ने की, उपज बहुत अच्छा है, लेकिन वहां के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। समझे कि नहीं समझे? कहानी कौन बताया? कोलब्रुक। केशव गोविंद मत कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? जी मैडम। पिंडारी कौन है ये बताऊं? बता रहा हूं ना, रुको ना, बता रहा हूं। आप लोग बाहुबली सेकंड पिक्चर देखे हो?
बोलते हैं कि जाओ देशाटन में जाओ, तो देश घूमते रहते हैं, एक जगह पानी पीने जाते हैं, तो पानी पीने जब बाहुबली ऐसा पानी मुंह नीचे करता है, देखता है पानी के अंदर लाश रहती है, हाँ कि ना? तो बोलते हैं नहीं भागो पिंडारी, तब पिंडारी मतलब लुटेरे कह लो। वैसे तो भारत के इतिहास में मराठों की बची खुची सेना को भी पिंडारी कहा जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो मराठा बचे थे ना, छोटी मोटी सेना, उनको भी पिंडारी बोल देते थे, लेकिन वो छोड़ो, कोई अर्थ नहीं है उसको जानने का। बेसिकली क्या है, पिंडारी कौन है? तो लुटेरे मान लो, ठीक। अरे लुटेरे लोग यहाँ कब आए थे? मतलब लुटेरे लोग यहाँ थे ना, डाकू लोग, लुटेरे लोग यहाँ रहते थे, उन लोग का आतंक बढ़ गया था, तो उन लोग को शांत कर दिया आतंक को। अब कैसे बता सकते हो डाकू लोग कब आए थे? चोर डाकू लोग तो पहले से हैं कि नहीं है? कैसा कैसा प्रश्न पूछते हो यार आप लोग भी। कौन था लास्ट? केशव गोविंद बताया ना। अब केशव गोविंद के बाद जो अगला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? नंबरिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? 4, हाँ कर रहा हूं, चलो ठीक है। 5वां भिकोजी गोपाल, भिकोजी पिंडरी और दीरो कुल्ललकर। तुम्हारे चक्कर में मैं भी भिकोजी गोपाल बोल रहा हूँ। तो भिकोजी पिंडरी, दीरो कुल्ललकर, ठीक है। इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्ष क्या था? 1808 से 9। याद है कि नहीं है? अगला जो है मैंने आपको क्या बताया था? भीकाजी गोपाल, भीका भाऊ, हाँ कि ना? भीकाजी भोपाल नहीं, गोपाल। क्या था? 7, 16 याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 7 जोड़ के 16 तक लाने बोला था ना, नहीं आया ध्यान। अब ये जो भीकाजी गोपाल थे, ध्यान रखना, इनके समय भी पिंडारियों का आतंक था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगली बात ध्यान रखना, इन्हीं समय रघु जी द्वितीय की मृत्यु होती है, और किसकी मृत्यु होती है? व्यंको जी की भी मृत्यु इन्हीं समय होती है। समझे कि नहीं समझे? और इसके बाद लास्ट में इन्हीं के समय सहायक संधि भी साइन होती है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद अगले कौन थे भाई? 3वां 8वां याद करो। सखाराम बापू सरकार हरी, हाँ कि ना? सखाराम बापू सरकार हरी 3वां। क्या कहानी है इनका? इनकी हत्या हुई थी, ठीक है कि नहीं है? फिर सीताराम टाटिया कोई काम के नहीं। लास्ट में ये 8 माह के लिए थे, याद है कि नहीं है? लास्ट कौन बचा? यादवराव दिवाकर, हाँ कि ना? यादवराव दिवाकर जो हैं बेसिकली 1817 से 1818, ठीक है कि नहीं है? ये कौन थे? अंतिम सूबे। दूसरी बात इनकी क्या इंपॉर्टेंट? तो यही 31 मई 1818 की घोषणा भी इन्हीं काल में थी। जब पूछेगा कि 31 मई 1818 में जब रिचर्ड जेनकिंस ने घोषणा की कि नागपुर मराठों के अधीन आ चुका है, उस समय छत्तीसगढ़ का सूबेदार कौन था? यादवराव था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर कहानी जो है सेकंड फेज की भी हो जाती है खत्म। ठीक है कि नहीं है? डन। तो क्या किया जाए? क्लास को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए और पीडीएफ जो है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। नहीं करें?